हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपनी अगली क्लास में। और जैसा कि हमने एनसीईआरटी में पिछली क्लास में हमने पढ़ा है उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 15 4, न्यूटन के सूत्र का प्रयोग करके मानक ताप दाब पर वायु में ध्वनि की चाल का आकलन कीजिए, वायु के एक मोल का द्रव्यमान। ये वाला सवाल था। तो न्यूटन का सूत्र जो है क्या था, देखेंगे आप। तो न्यूटन ने एक सूत्र दिया था, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि भाई चाल जो है वो है प्रत्यास्थता गुणांक बटे घनत्व। प्रत्यास्थता गुणांक बटे घनत्व का वर्गमूल कर दें तो ये न्यूटन का सूत्र था। और इसके हिसाब से हमने उदाहरण नंबर 4 को हल भी कर दिया था। यहाँ पर दूसरी चीज़ आ गई कि साहब आदर्श गैसों में, अब हम क्या लिखते हैं, आदर्श गैसों में तरंग का संचरण, तरंग का संचरण या ध्वनि का संचरण, क्योंकि ध्वनि की चाल देखी जाती है ज़्यादातर, है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम के अनुसार होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के अनुसार होता है। जबकि न्यूटन के सूत्र में, न्यूटन के सूत्र में यह समतापीय, समतापीय है ना, प्रक्रम के अनुसार होता है, अनुसार होता है। तो यानी हम अगर इस सूत्र के हिसाब से निकालते हैं चीज़ों को, हम ये समझेंगे पहले कि भाई इस सूत्र के हिसाब से निकाल दिया हमने, प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व लगा दिया, और हमने कहा साहब न्यूटन के सूत्र से करो, न्यूटन का सूत्र लगाओ इसके ऊपर, क्योंकि ये फार्मूला न्यूटन का सूत्र का है ना। तो इसमें ताप स्थिर है, यानी प्रक्रम जो है वो कैसा है, समतापीय, क्योंकि कहीं भी ताप बदलने की बात न्यूटन ने नहीं करी। तो ऐसे में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, आदर्श गैस के लिए इस अंतर को बेटा समझना है, इस अंतर को समझना है कि ये अंतर क्यों आया, फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ, इस बात को समझना है। तो न्यूटन के अनुसार चल रहे हैं, तो आदर्श गैस के लिए क्या होता है, पीवी बराबर आरटी, एक मोल के लिए, एक मोल के लिए आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। और जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, कोई तरल है, कोई लिक्विड है या कोई गैस है, उसमें कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक काम करेगा, ज़रा ध्यान दें, ये होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी दाब बढ़ाया तो आयतन में परिवर्तन हुआ, वो वाला फंडा है। क्योंकि हमने पढ़े हैं कुछ प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, एक ठोसों में देखा था हमने, शियर मॉडुलस, 3 तरह के प्रत्यास्थता गुणांक हमने पढ़े हैं, है ना। तो यहाँ पीवीआरटी है, तो हम क्या करते हैं, आयतन के सापेक्ष अवकलन करने पर, आयतन के सापेक्ष, क्योंकि आयतन में परिवर्तन होना है और दाब में होना है, अवकलन करने पर, यानी दाब का परिवर्तन और आयतन का परिवर्तन देखना है। तो यह अवकलन के गुणा के सूत्र से होता है, P और V का हो जाता है 1, यानी dV बाई डी, ऐसे कर लेते हैं आयतन का, प्लस V dP बाई डी। और ये जो चर है, ये सॉरी, ये जो पद है R, ये कांस्टेंट है, और हम कह रहे हैं कि समतापीय है, तो समतापीय में ताप भी अचर है, कांस्टेंट हो गया, तो पूरा पद क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है। अब dV बाई डी क्या होता है, काट दें इसको, तो ये
1 हो जाता है। तो ये चीज़ आ देखो माइनस वी डी पी बाई डी वी ये बन जाता है टी, है ना। तो थोड़ा बदल के लिख लें माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, क्योंकि जो डी वी है ना ये थोड़ा सा परिवर्तन है, आयतन में थोड़ा परिवर्तन, दाब में थोड़ा परिवर्तन। तो चीज़ आ गई। तो इसे हम कहा करते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की जगह पे पद आ गया दाब का, ऐसे। अब यहाँ पर जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से लेके यहाँ लिखूँगा तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैं इसे ऐसे लिख दूँगा दाब बटे घनत्व, दाब बटे घनत्व, क्योंकि मैंने देख लिया कि भाई ये होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। चैप्टर नंबर 9 में मैं गया और इस पे चूँकि मैंने न्यूमेरिकल भी करवाए थे आपको, तो मैंने यहाँ से देख लिया इसको, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ लगा दिया। अब मैं थोड़ा और परिवर्तन कर दूँ, ये जो P है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P को आर टी बाई वी, तो मैं लिख सकता हूँ इसको आर टी बाई वी, वी रो। अच्छा, मोलर द्रव्यमान है, कैसा द्रव्यमान लगाया हुआ है यहाँ पे, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल का आयतन घनत्व को अगर गुणा कर दूँ, बहुत ध्यान देने की बात है कि आयतन कितना है, 1 मोल का है। बहुत गहरी बात है कि साहब ये जो आयतन यहाँ लगाया आपने, ये वी जो आपने लगाया, ये कौन सा वी है, नॉर्मल वी है, कोई भी बर्तन या कोई भी आयतन चलेगा कि नहीं। समीकरण से वैल्यू लगाई गई है 1 मोल का आयतन है। तो 1 मोल का आयतन जाना पहचाना होता है 22.4 लीटर। 1 मोल आदर्श गैस का आयतन होता है। ये बात समझ में आ रही है। तो खैर ये बात कंफर्म हो गई। ओके, चलिए अब ये हो गया आयतन गुणा घनत्व, ये हो गया मोलर द्रव्यमान। तो फॉर्मूला बन गया आर टी बाई एम। यानी अगर हम न्यूटन के अनुसार किसी भी ताप पर, कोई भी ताप है हमारे पास, तापमान जो है यहाँ लिखा हुआ है टी, जो कि हमें लगाना है केल्विन में, द्रव्यमान किस में लगाना है, किलोग्राम में, मोलर द्रव्यमान किस में लगेगा, किलोग्राम में। आदर्श गैस नियतांक को आप जानते ही हैं 8.314 है। तो न्यूटन के अनुसार सूत्र ये होगा, दैट इज कन्फर्म। अब आता है यदि प्रक्रम को समतापीय ना माना जाए। भाई न्यूटन का सूत्र था, समतापीय प्रक्रम था, बात समझ में आ रही थी हमारी, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि समतापीय नहीं है। अब कैसा है, अब यहाँ मैं देखो बदल दूंगा, न्यूटन का सूत्र नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा लाप्लास संशोधन में, लाप्लास संशोधन, यानी एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने संशोधन कर दिया और प्रक्रम जो था वो कर दिया रुद्धोषम, आडियाबैटिक, आडियाबैटिक बोल देते हैं इसको। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि साहब पीवी जो है वो नियतांक नहीं है, बल्कि पीवी की पावर गामा वो नियतांक है। यानी इन्होंने कहा पीवी की पावर गामा ये नियतांक है, ये है नियतांक, ये वैल्यू है। अच्छा, अब इसके हिसाब से फिर वही करना पड़ेगा, वहाँ पी वी आर टी में टी नियतांक हो गया, आर नियतांक हो गया, तो यहाँ पे अगर बस इतनी चीज़ नियतांक है। तापमान का जो नियतांक था पहले, ताप स्थिर था, वो नहीं है, ये नियतांक है। बाकी कुछ क्या बदल रहा है वो अलग बात है। तो आपने पढ़ रखा है रुद्धोषम प्रक्रम, अचानक होने वाला परिवर्तन। यानी इन्होंने ये कहा कि साहब जो चाल है ध्वनि की या तरंग की वायु में, उसकी रफ्तार ज़्यादा है, उसकी स्पीड कितनी है, ज़्यादा है। तो इतने कम समय में कि समय कम पड़ जाएगा, अगर कोई चीज़ किसी माध्यम को भेदना चाहे ज़्यादा चाल से, तो तरंग बनना
जल्दी जल्दी होगा, तरंग जल्दी जल्दी बनेगी, जल्दी जल्दी उसके आयाम होंगे, जल्दी जल्दी उसकी आवृत्ति भी ज़्यादा होगी, तरंग दैर्ध्य उसके छोटे होंगे, फटाफट फटाफट जो है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम चीज़ें बनेंगी। तो कह रहा है इतने कम समय में क्योंकि तरंग की चाल अधिक है, समतापीय प्रक्रम नहीं रह पाएगा। समतापीय प्रक्रम तब रहता है जब ताप स्थिर रहे और ऊष्मा का लेन देन होता रहे। भाई ताप स्थिर रखना है तो इसका मतलब अगर कोई प्रक्रम होगा, ताप स्थिर रख ले मान लो हम, तो कुछ समय में बाहर से ऊष्मा ली जा सके, आस पड़ोस में से या बाहर को यानी आस पड़ोस को दी जा सके, तो ताप स्थिर रह सकता है। अगर ये ऊष्मा के लेने और देने का मौका ही नहीं मिलता, रुद्धोष्म प्रक्रम क्योंकि इतनी तेज़ी से होता है, ध्वनि की चाल वायु में अधिक है, 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास चाल है, तो मौका मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि बहुत तेज़ी से होता है प्रक्रम, है ना, प्रोसेस जो है तेज होता है, तो कौन सा मान लेते हैं इसको, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो ये भी बात हो गई, कोई धीमा अगर प्रोसेस है तो समतापीय है, और तेज होगा प्रोसेस तो कैसा होगा, रुद्धोष्म हो जाएगा। ये अपने आप ऑटोमेटिक होने वाली बात है। तो अब इसमें हम दाब और आयतन में आयतन के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आयतन के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन का फॉर्मूला हो सकता है यहाँ पूरी तरह पकड़ में ना हो, लेकिन समझ में आ जाएगा कि भाई हुआ क्या है। चलिए तो पहले दाब को रख लेते हैं, जो कहता हूँ आयतन की पावर क्या है, गामा लगा देते हैं, उसके बाद आयतन की पावर एक इसमें से कम कर देते हैं, आयतन के सापेक्ष हो गया, गुणा का फार्मूला लगाते हैं, अगली बार आयतन को जो कहता हूँ छोड़ देते हैं और दाब के सापेक्ष कर देते हैं, यानी दाब का कर देते हैं आयतन के सापेक्ष dV, और आगे चूंकि नियतांक है कोई वैल्यू तो उसका 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, v की पावर गामा -1, इसको कॉमन ले लेते हैं, v की पावर गामा -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा गामा p, यहाँ एक v बच जाएगा। भाई एक गामा -1 मान लो इसमें से चला गया, तो ये तो गामा है ना पावर, गामा -1 इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो v बचेगा, एक पावर बच जाएगी ना। तो ये हो गया v dp बाई dv, ये हो गया 0। तो ये v की पावर गामा -1 है, 0 के साथ फिट होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 बटा समथिंग, 0 के नीचे कुछ रखेंगे तो 0 कर देगा इसको। तो यहाँ से चीज़ आ रही है -v dp बाई dv, यानी ये वही चीज़ है जिसे हम कहा करते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये आ गई है गामा p के बराबर, जिसे हम कहते हैं b आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो p क्या है, p है RT बाई v। देखिए ये आ गया नहीं आ गया। तो फॉर्मूला अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक वाला लगा लें मान लीजिए। अब हम कह रहे हैं कि साहब ये जो v है अब हम इसे बदल रहे हैं। देखिए कैसे बदल रहे हैं, इस v को हम बदल रहे हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम के हिसाब से हम लिख रहे हैं गामा p बटे घनत्व, है ना। तो p तो है, आदर्श गैसों में क्या है, p क्या है, आदर्श गैसों का p क्या होता है, RT बाई v। आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर RT तो मान्य रहता ही है। तो गामा RT बाई m हो गया, ये बन गया फॉर्मूला। पहले की तरह P का मान लगा दिया, जैसे RT बाई V लगाया था, मोलर द्रव्यमान बना दिया, मोलर आयतन लगा दिया, 1 मोल का आयतन लगा दिया, ठीक। तो जो फॉर्मूला है ये किसके हिसाब से है, ये लाप्लास वाला बन गया ऐसे, और गामा इसमें नया आ गया। अब गामा क्या है, इस बात को समझना है कि गामा क्या है। गामा है Cp बाई Cv, यानी विशिष्ट मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का आयतन। ये क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा,
समझ रहे हैं इस बात को? ये तो याद आ जाएगा, ये वाली चीज़ है। और ये क्या है? स्थिर आयतन पर, है ना, याद आ रहा है? स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, तो ये तो वहीं जाएगा, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गति की। ये आ रहा है, ये वाली चीज़ है। अब इसमें यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि साहब ये चीज़ सवाल में काम कैसे करती है, क्योंकि इससे पहले जो था न्यूटन, उस पर तो हमने एक उदाहरण कर लिया था, उन्होंने एक उदाहरण दिया था, 15(4) जो उदाहरण था वो न्यूटन के नियम के हिसाब से ही था। उसमें घनत्व था, मोलर आयतन लगा लिया, द्रव्यमान लगा लिया, जो भी था उसको हमने निकाल लिया। तो इस पर तो न्यूमेरिकल होना न्यूटन के हिसाब से तो सरल है, क्योंकि वो तो RT/m है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें समझना है कि इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है, फॉर्मूला कैसे लगेगा। ठीक, चलिए अब हमने कहा एकल परमाणविक गैस। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? उदाहरण ले रहे हैं अपनी तरफ से, एकल या एक परमाणविक गैस। जैसे हीलियम है, नियॉन है। इसके लिए गामा का मान क्या होगा? तो गामा का मान जो होता है वो होता है 1+2/f। एफ क्या है? एफ है स्वतंत्रता की कोटि। एफ क्या है? एफ है स्वतंत्रता की कोटि। ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। अब एक परमाणविक गैस है, मान लीजिए, तो एक परमाणविक गैस के लिए एफ का मान 3 होता है। मतलब कुल कितने प्रकार की ऊर्जाएं किसी परमाणु या अणु के पास होती हैं, उसे कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि या स्वातंत्र्य कोटि। स्वातंत्र्य कोटि ऐसा भी लिख देते हैं इसको। 3 हो गया। तो यहाँ गामा का मान कितना आ गया? ऐसे बना दो, हाँ, 2/3, तो ये आ गया 5/3। तो फॉर्मूला यहाँ तैयार हो जाएगा, यानी यहाँ चाल कितनी हो जाएगी एकल परमाणविक गैस के लिए? V 5RT/3m, यानी ये फॉर्मूला एकल परमाणविक गैस के लिए, इसे हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक गैस। सिंपल, मोनोएटॉमिक का बन गया। चलिए अब देखते हैं द्विपरमाणविक गैस। अगर 2 परमाणु पे गैस है, डायाटॉमिक है। उदाहरण नंबर 2 में इसको कर लेते हैं। द्विपरमाणविक गैस में तरंग की चाल, ये बन गया। ठीक, और ये किस में है? एक परमाणविक गैस में तरंग की चाल। तो इसके लिए गामा कितना होगा? 1+2/5। क्यों? क्योंकि इसके लिए f का मान कितना होता है? 5 होता है। इसकी स्वतंत्रता की कोटि जो है वो 5 होती है। इसमें 3 ऊर्जाएं वो होती हैं जो चलने वाली होती हैं, और 2 ऊर्जाएं होती हैं जो घूमने वाली होती हैं। तो इसके ध्यान देने की बात है। सर थर्मोडायनामिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी, तो बेटा इतना तो जाके पकड़ लो वहाँ पे कि दरअसल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, इस चीज़ को एक बार देख लो। मोनो में कितनी है? 3 है, डाया में कितनी है? 5 है। इतनी बात देख लो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़िलहाल के लिए। बाकी अगर थर्मोडायनामिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी तो दैट विल बी प्रॉब्लम इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो प्रॉब्लम जो है कहाँ फंसेगी? जाके प्रतियोगी परीक्षाओं में फंसेगी। बाकी चीज़ें नॉर्मल चलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जितना 11वीं कक्षा में आता है उतना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कंपटीशन में जाके मामला फंस जाएगा। हाँ, तो ये कंफर्म हो गया कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 होगी डाया एटॉमिक के लिए, और मोनो एटॉमिक के लिए कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा, तो इसका जो गामा होगा वो होगा 7/5। तो यहाँ जो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 7RT/5M। अब देखो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, सोचने की बात है। 5/3 किसके लिए आया है? फॉर मोनोएटॉमिक एकल परमाणु, और 7/5 यानी ये वैल्यू कम है। देखो 7/5 कितना होगा? 1.4, और 5/3 कितना होगा? 1.67। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हो गया कि मोनोएटॉमिक में गैसेस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। क्या लिख देंगे? सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि मोनो से डाया पे जाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर यहाँ बढ़ेगा बेटा तो गामा का मान घटेगा, Cp/Cv। अब अगर हम बहु परमाणविक गैस पे चले गए, पॉली एटॉमिक गैस पे चले गए तो और बढ़ेगा, 5 के बजाय 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उसके लिए और घटेगा। ठीक, तो कैसे बनाएंगे इस चीज़ को? इसको ऐसे बना देंगे, देखो वी मोनो, मतलब सवाल बन गया तुम्हारा नीट वीट में तो वहाँ बैठे रह जाओगे तुम लोग फिर। तो वी डाया सबसे ज़्यादा हो गई किसमें चाल? मोनो में। डाया, और इससे भी कम किसमें? वी पॉली। पॉली मतलब बहुपरमाणविक गैस, सबसे कम इसमें हो गई। कुल मिला के जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी यहाँ देख करके सवाल बताएंगे। अब मान लीजिए सवाल बन जाए नेट में कि साहब मेरे पास कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दी आपको। गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है। तीनों गैसों में का डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना 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 है। आप मुझे बताइए कि इनमें जो चाल है उसका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? चाल को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या आप मुझे बता दीजिए, तो सवाल बनेगा। पर चूँकि बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, मैं सवाल नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे इतनी बात नहीं है कि हम सवाल बना के टाइम वेस्ट करते हैं, हम वैल्यू पे चल रहे हैं। पर बन जाएगा सवाल, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, उसके हिसाब से चाल का पता चल जाएगा किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। और ऐसा सवाल जिस तरह के कंपैरिजन या तुलना पर आधारित है वो आपका जेईई मेन में या नीट में बनेगा। सिंपल बात हुई, हो गया, शाबाश।